पेट भरा हुआ है ना, कहीं गया तो होना खाकर, भुट्टा खाया था फास्ट, इसलिए थोड़ी सी दो खाई हुई है। 96, 89, 89, 91, 69। क्या लिख रहे हो? 89, क्या लिख रहे हो? 89, 91। कल हम बात कर रहे थे नॉन स्टैटिक फाइनल वेरिएबल की, और मैंने उसका एक नॉर्मल रूल तो आपको लिखवा दिया था कि अगर आपने फाइनल और इंस्टेंस डाटा मेंबर दोनों बना दिए, इंस्टेंस डाटा मेंबर को अगर आपने फाइनल बना दिया है तो वो कांस्टेंट बन जाता है, उससे क्लास लेवल पर इनिशियलाइज करना जरूरी है, और फिर पूरे प्रोग्राम में आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जो मैंने अब आपको यहाँ करके भी दिखाया, देख सकते हैं हमारी क्लास का एक इंस्टेंस डाटा मेंबर है, दैट इज एक्स। ठीक, और हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो ये x पैदा हो गया, उसके लिए x की वैल्यू हो गई t1 के लिए 10, प्रिंट करा दी। अब पूरे प्रोग्राम में आप t1 की हेल्प से इस x के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी x दोबारा पैदा हुआ, जैसे ही x दोबारा पैदा हुआ तो फिर उसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 10 आ गई, और इसके लिए भी हमने x को प्रिंट कराया, t2 डॉट x को, ये भी 10 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से अगर मैं इस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट भी बना दूंगा तो सबके लिए x की वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। ठीक, और कोई भी ऑब्जेक्ट फिर उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो हमने सोचा यार ये काम तो मैं इस वाले वेरिएबल को फाइनल स्टैटिक बना के भी कर सकता हूं। अगर मैं इसे स्टैटिक बना दूं तो भी ये कांस्टेंट है, सारे ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस कर पाएंगे और कोई भी इसे चेंज नहीं कर पाएगा, बट तब मेमोरी वाइज मुझे बड़ा फायदा हो जाएगा, है कि नहीं। अभी इस एक्स को सबके लिए बार बार मेमोरी मिल रही है, ठीक, और अगर मैं इसे यहाँ पे बना देता हूं स्टैटिक भी, तो इसे केवल एक बार मेमोरी मिलेगी क्लास के लोडिंग टाइम पे, और सारे ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस कर पाएंगे और कोई चेंज भी नहीं कर पाएगा। यानी कि जो काम हम इंस्टेंस डाटा मेंबर को फाइनल बना के करते हैं, सेम टास्क स्टैटिक डाटा मेंबर को फाइनल बना के भी किया जा सकता है। ठीक, इंस्टेंस डाटा मेंबर के फाइनल की फंक्शनैलिटी को स्टैटिक डाटा मेंबर को फाइनल बना के अचीव किया जा सकता है। तो फिर हमें इसकी क्या जरूरत है? तो फिर हमें बताइए इंस्टेंस डाटा मेंबर को फाइनल बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेम टास्क कैन बी अचीव वाया स्टैटिक फाइनल। आपके सामने अगर मैं इसे यहाँ पे स्टैटिक बना दूंगा तब भी सेम रहेगा, बल्कि मेमोरी ज्यादा सेव हो जाएगी।
क्योंकि इसे केवल एक बार मेमोरी मिलेगी। अगर मैं इंस्टेंस बनाता हूं तो इसे हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो हमें यहाँ पर स्टैटिक डाटा मेंबर की फाइनल बनाने का कोई फायदा समझ में नहीं आया। स्टैटिक डाटा मेंबर इंस्टेंस डाटा मेंबर का फाइनल होने का तभी हमें फायदा होगा जब एक्स की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो और साथ साथ फाइनल भी हो। क्योंकि हम इंस्टेंस बनाते ही हम इंस्टेंस डाटा मेंबर कब बनाते हैं? जब सबकी वैल्यू हमें अलग अलग रखनी है। जब सबकी वैल्यू सेम होती है तो हम इंस्टेंस बनाते ही, हम तो स्टैटिक बनाते हैं भाई। दैट इज द मेन थिंग। अब आ गई हमारी बात समझ में। तो हमें इंस्टेंस डाटा मेंबर को यहाँ फाइनल बनाने का कोई फायदा समझ में नहीं आ रहा। मजा तब है इस एक्स की वैल्यू T1 के लिए अलग हो, T2 के लिए अलग हो और उसके बावजूद भी ये फाइनल हो। उसके बावजूद भी ये फाइनल, तब तो फायदा है। अगर ऐसा ही रखना फिर तो स्टैटिक बना दो, वो ज्यादा बेटर है। तो अब ये रिक्वायरमेंट आई। अब अगर आप जावा हमें चाहता है कि हम इसकी वैल्यू दोनों एक्स के लिए अलग अलग रख सकें, तो जावा को हमें ये सिंटेक्स अलाउड करना पड़ेगा। अगर जावा हमें ये सिंटेक्स अलाउड करता है तो इसमें एक्स में पैदा होते ही क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आते ही फाइनल एक्टिव हो जाएगा और फिर वो इन दोनों वेरिएबल में, इस वेरिएबल में दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कभी कोई और वैल्यू जाने नहीं देगा। तो ये बिल्कुल ही बेकार हो गया। और अगर वो इसे इनिशियलाइज करवा देता है हमसे ऐसे, तो फिर सबके लिए सेम वैल्यू रहती है। वैसे परमिशन देगा तो कोई फायदा नहीं, सबके लिए 0। ऐसे परमिशन देता है तो सबके लिए सेम वैल्यू। यानी कि जो रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं वो यहाँ पूरी नहीं हो रही। बस इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ठीक, अगर मैं अपने इस इंस्टेंस डाटा मेंबर को नॉर्मल फाइनल की बजाय ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना दूं, वो कैसे बनाऊंगा भी मैंने उसका सिंटैक्स नहीं बताया। तो क्या होता है, तब हमें जाके इसे ऐसे डिफाइन करने की परमिशन मिल जाएगी, नॉर्मली नहीं मिलती। अगर आप इसे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल नहीं बनाएंगे तो फिर आपको इसे क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना देते हैं तो तब आपको इसे क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करने की परमिशन नहीं देती, मिल जाती है। तो अब आप क्लास लेवल पे इनिशियलाइज मत करो, बना दो इसे कैसा? ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब जब ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए पैदा होगा ना, तो इसको हमारा जेवीएम तब तक ब्लैंक रखेगा जब तक कि यूजर इसमें पहली वैल्यू ना डाल दे। इसको ना इसकी डिफॉल्ट वैल्यू से वो इनिशियलाइज नहीं करेगा। इसीलिए इसे कहा गया ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, कि पैदा होते ही इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाली जाएगी। इसे तब तक ब्लैंक रखा जाएगा जब तक कि यूजर से इसमें पहली वैल्यू ना आ जाए। और जैसे यूजर से पहली वैल्यू आ जाएगी फिर ये फाइनल एक्टिव हो जाएगा, वो चेंज होने देगा। फिर जब इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोबारा पैदा होगा, इसे फिर ब्लैंक रखा जाएगा। फिर यूजर इसमें कोई और वैल्यू डाल देगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए और फिर से वो फाइनल एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इंस्टेंस डाटा मेंबर के फाइनल के केस में आता है। स्टैटिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंस डाटा मेंबर फाइनल भी रहे और उसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग भी रहे, देन यू हैव टू मेक इट ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब इसे ब्लैंक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही जब ये एक्स आएगा मेमोरी में तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाली जाएगी। इसे तब तक के लिए ब्लैंक रखा जाएगा जब तक कि यूजर इसमें अपनी वैल्यू ना डाल दे। वरना अगर आप इसे फाइनल मत बनाओ, ये पैदा होते ही 0 ले लेता है डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप सारे ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वरना इसकी वैल्यू सबके लिए सेम रहती, वो काम तो हम फिर स्टैटिक से भी कर सकते थे। अब फिर हमें इंस्टेंस फाइनल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो स्टैटिक फाइनल से भी हो जाता। तो यहाँ पे कहानी आती है ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की, कि आप इंस्टेंस डाटा मेंबर को क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करना नहीं चाहते हैं तो आप उसे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना दीजिए, सो दैट हर ऑब्जेक्ट के लिए आप इसकी अलग अलग वैल्यू डाल सकें और साथ साथ वो फाइनल भी रहे। ठीक, अब कैसे बनाते हैं किसी भी क्लास के इंस्टेंस डाटा मेंबर को ब्लैंक फाइनल, अब हम इस बारे में बातें करें। गॉट इट? चलिए, इसका कोई सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ एक रूल है। अगर आप किसी भी क्लास के इंस्टेंस डाटा मेंबर को ब्लैंक फाइनल बनाना चाहते हैं तो आपको उसे
वाया कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देन इट हैज टू बी इनिशियलाइज वाया कंस्ट्रक्टर ओनली। आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, किसी फंक्शन के थ्रू केवल और केवल कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो लिख लो जल्दी से एक प्यारा सा रूल लिखो, इफ यू वांट टू मेक एनी इंस्टेंस डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास if you want to make any instance data member of a class as a blank final variable, if you want to make any instance data member of a class as a blank final variable, then it has to be initialized via constructor only. Then it has to be initialized via constructor only. चलो देखें कैसे बनाते हैं हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब इस क्लास में मेन बना लेते हैं। ना ये देखो
हमने अपनी क्लास में एक इंस्टेंस डाटा मेंबर को फाइनल बना दिया और उससे सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कराया। अब जब मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इसके लिए x की वैल्यू हो जाती है 10 और उसके बाद अगर उसमें चेंज करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, बट अगर उसमें चेंज करूंगा तो नॉट अलाउड। फिर ऐसे ही मैं अपनी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके लिए x की वैल्यू हो जाती है 100। तो ऑब्जेक्ट के बनते ही जब तक कंस्ट्रक्टर नहीं चल जाता तब तक के लिए इस x को ब्लैंक रखा जाता, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बनते ही x में डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है जनाब, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू 100 हो गई और आप उसे भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे T2 से, और आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक्सेस अब आप देख सकते हैं इंस्टेंस डाटा मेंबर भी है, फाइनल भी है और हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग भी है। हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक, तो दैट इज व्हाट ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। और ये कहानी सिर्फ आती है किसके अंदर, इंस्टेंस डाटा मेंबर को लेकर, स्टैटिक से इसका कोई लेना देना नहीं। चलो जरा इसका मैं एक दो प्रोग्राम भी आपको चला के दिखाऊं। जी, मैंने अपनी क्लास में इसे बना दिया ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, ठीक है। और अगर मैं इसे भी फाइनल ना बनाऊं, हटा रहा हूं इसे, ध्यान से देखते रहें। तो अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहां से, जैसे ही मैं न्यू करूंगा, न्यू करते ये एक्स पैदा भी हो जाएगा बेटे, इसमें 0 वैल्यू डिफॉल्ट आ भी जाएगी। और फिर जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलता है, कंस्ट्रक्टर के चलते 20 जेड में आएगा, तो पहले 0 तो उसमें आ चुकी होगी, तो पहले एक्स में ये 0 प्रिंट करा देगा, यानी कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। फिर जेड वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, दैट विल बी 20 और 20 प्रिंट हो जाएगा। अभी सिर्फ अभी हमने इसे फाइनल नहीं बनाया। देखिए, तो इस प्रोग्राम से साबित होता है कि बेटे ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही डिफॉल्ट वैल्यू आती है। अब मैं जैसे ही से ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाऊंगा, गॉट इट, और मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये एक्स को यहाँ प्रिंट करेगा, लेकिन एक्स तो ब्लैंक है, क्योंकि वो जब तक यूजर से वैल्यू इसमें असाइन नहीं हो जाती तब तक उसे ब्लैंक रखेगा, और ब्लैंक को तो आप प्रिंट करा नहीं सकते, इसलिए देखना ही कंपाइलेशन है। ये अब इस लाइन को लिखने ही नहीं देगा, क्योंकि अब वो इसे ब्लैंक रखेगा जब तक कि यूजर वैल्यू डाल दे, और ब्लैंक है, ब्लैंक में वो क्या प्रिंट करा है, इसलिए वो इसे कंपाइल ही नहीं करता। नाउ इट्स अ कंपाइलेशन एरर। वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि अब ये ब्लैंक है जबकि इससे पहले चल रहा था। इसका मतलब ये साबित होता है कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाते ही इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाली जाती है,
इसे तब तक ब्लैंक रखा जाता है जब तक कि यूजर से वाया कंस्ट्रक्टर इसमें वैल्यू असाइन ना कर दी जाए। अब ये लाइन नहीं चलेगी। हाँ, इससे अगर मैं कमेंट बना दूं अब कोई दिक्कत नहीं। पहले ऑब्जेक्ट के लिए ये हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 200 है, चेंज कोई नहीं कर सकता। अब ये ब्लैंक फाइनल भी रहेगा और इसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग भी रहेगी। ये ठीक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। मैंने आपको सिखाया था आप जावा में इंस्टेंस डाटा मेंबर को क्लास लेवल पर मेथड को कॉल करके भी इनिशियलाइज कर सकते, और आप जानते हैं ये कमांड चलेगी कंस्ट्रक्टर की पहली ही लाइन से। ठीक, तो ये लाइन उठ के कंस्ट्रक्टर के यहाँ आ जाएगी, और जैसे ही दिस फंक्शन कॉल होगा, एक्स तो पैदा हो ही चुका होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बन चुका है, और फिर इसके अंदर से पहले गेट एक्स चलेगा, और यहाँ मैंने एक्स प्रिंट कराया और यहाँ थोड़ा सा अजब गजब हो गया। अब ये 0 प्रिंट कर देगा जबकि ये फाइनल है, यानी कि अगर आप फंक्शन के थ्रू क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है, जबकि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेता है। नाउ सी, देखो बेटा, जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, अब मेरा कोड ध्यान से समझना, तो मेन चलेगा, सबसे पहले न्यू चला बेटे, न्यू चलने के बाद वो एक्स पैदा हो गया, और इस x के पैदा होते ही इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ गई, और जब इसमें 0 आ गई बेटा तब ये वाला स्टेप, तब हमारा चला कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन से चली x इजिकल टू गेट एक्स, और जब गेट एक्स चला तो x ने यहाँ 0 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ से 10 रिटर्न हुआ और इस x में 10 आ गया, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर नीचे जाके जब हमने इस x को प्रिंट कराया तो कंस्ट्रक्टर ने 10 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब देखो, इन्होंने फाइनल की वैल्यू चेंज कर दी। एक ही एक्स है उसमें दो वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं? पैदा होते इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल रहे हैं, बाद में जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो भी इसमें आ रही है, यानी कि फाइनल की वैल्यू चेंज हो रही है। जबकि कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। कंस्ट्रक्टर के केस में न्यू से जब एक्स पैदा होता था उसे ब्लैंक रखा जाता था जब तक कि कंस्ट्रक्टर उसमें वैल्यू डाल दे, जबकि यहाँ पर न्यू के पैदा होते ही एक्स में डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी जाती है, फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर से गेट एक्स चला के वो वैल्यू प्रिंट भी होती है और वह गेट एक्स उसकी वैल्यू को ओवरराइड भी करता है। अब यही एक्स दो वैल्यू प्रिंट करेगा, फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेगा ये 0 और कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंट करेगा ये 10, क्योंकि आप जानते हो वो लाइन यहां से चलेगी। एक्स इजिकल टू गेट एक्स जब यहां से चलेगा तो गेट एक्स चलते ही पहले 0 मतलब डिफॉल्ट वैल्यू आई, और फिर 10 इसमें आने का मतलब है 0 आने के बावजूद भी फाइनल की वैल्यू चेंज हो गई। तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा अजब गजब हो जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू भी आ रही है जबकि वेरिएबल हमारा फाइनल है, और साथ साथ फाइनल की वैल्यू भी चेंज हो गई, जबकि कंस्ट्रक्टर में ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी ना वैल्यू चेंज कर रहा था। अगर यही काम वाया कंस्ट्रक्टर करते हैं इनिशियलाइजेशन का और वाया फंक्शन करते हैं तो मामला बदल जाता है। तो थोड़ा सा बग है। तो देखो 0 भी आई है और 10 भी आया है, इसी x की वैल्यू, ऑब्जेक्ट तो एक ही बना है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू भी आ गई और फाइनल की वैल्यू चेंज भी हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा बग है जावा, जबकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना वो डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा था और ना ही उसे वो चेंज करने दे रहा था। तो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाने के बाद अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसे चलाते हैं तो वो उसे ब्लैंक रखता है, लेकिन अगर आप उसे फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं तो वो 0 भी डालता है और बाकायदा फिर बाद में दूसरी वैल्यू से उसे ओवरराइड भी कर देता है। ठीक, फिर मैंने कल आपको लोकल वेरिएबल्स को देखो फाइनल बनाना सिखाया था। ये अगर मैं इसे फाइनल बना दूंगा तो ये इसमें चेंज होने नहीं देगा, इट्स अ कंपाइलेशन है। ठीक, और अगर देखो अब मैं ये भी फाइनल हटा दूं,
ये भी फाइनल हटा दो, दोनों चल जाएंगे बढ़िया तरीके से। आप इसमें नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी डाल सकते हो, इसमें आप पुरानी वैल्यू चेंज करके प्रिंट भी करा सकते हैं, बढ़िया चलेगा। चल गया और वो दूसरी लाइन भी चल गई, लेकिन किंतु परंतु बट अगर मैं इसे फाइनल बना दूं और साथ साथ मैं इसे भी फाइनल बना दूं, तो ये दोनों पे कंपाइलेशन एरर है, क्योंकि अब आप चेंज नहीं कर सकते इसको। अब ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। क्या कह रहा है यहाँ पर भी, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल एक्स, कैन नॉट असाइन अ वेरिएबल फाइनल वेरिएबल टी। अब आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको इसे भी कमेंट बनाना होगा, चेंज करने वाले को इसे भी कमेंट बनाना होगा। अब ये कंपाइल हो जाएगा, अब ये कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। ठीक, फिर हम बना रहे थे स्टैटिक फाइनल। ये देखो फाइनल स्टैटिक, इसे क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करना होगा। अब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चेंज करते ही कंपाइलेशन आ जाएगा। ये तो करके दिखाते हैं। गया, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल एक्स, और अगर इसे कमेंट बना दे तो ये चल भी जाएगा और फिर आप यूज कर सकते हैं, बट आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। हो गया कंपाइल, कंपाइल हो गया तो ऐसी इंस्टेंस नॉर्मल, इसे फाइनल बना दो, पहले ऑब्जेक्ट के लिए बनाया यूज कर सकते हो, दूसरे के लिए, और सबके लिए सेम रहेगी, कोई भी इसमें चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर से एरर आ जाएगी। आ गया फर्स्ट क्लास, ठीक। चलो तो ये कर लो सारे के सारे, फिर चलते हैं अपने वापस डेटा मेंबर ऑफ इंटरफेस।
हो गया सर। कर दो क्लोज इसे। डन। यस सर। हो गया सर। कर दो क्लोज। हो गया। यस सर। कर दो क्लोज। हो गया। यस सर। सर हो गया।
जी सर, हो गया। कर दो क्लोज, हो गया। जी सर। अभी नहीं हुआ। हो गया सर। अब चलते हैं हम डेटा मेंबर्स इन इंटरफेस, ठीक है। और इसके लिए एक प्यारा सा रूल लिखिए कि बाय डिफॉल्ट all the data members by default all the data members of an interface are by default all the data members of an interface are final by default all the data members of an interface are final and static also. By default, all the data members of an interface are final and static. तो इंटरफेस के सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट फाइनल भी होते हैं और स्टैटिक भी होते हैं। देखो, हमारे लिए इंटरफेस के डेटा मेंबर का फाइनल होना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना इसका स्टैटिक होना। सोचो, अगर ये डेटा मेंबर स्टैटिक की जगह इंस्टेंस होता तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही इंटरफेस से रिप्रेजेंट हो जाता, क्योंकि इंस्टेंस फंक्शंस तो पहले ही अलाउड हो चुके हैं। अब अगर आपने इंस्टेंस डाटा मेंबर भी अलाउड कर दिया तो यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट हो जाता। और इसके डेटा मेंबर्स का स्टैटिक होना ही इस बात का सबूत है कि इंटरफेस कभी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब हम फिर से इंटरफेस बनाएंगे और एक चाइल्ड क्लास जिसके अंदर इसे डायरेक्ट भी एक्सेस करेंगे नाम से, और फिर इसे इनहेरिट करने की भी कोशिश करेंगे। देखेंगे ये इनहेरिट होता है या नहीं, जबकि स्टैटिक फंक्शन इनहेरिट नहीं होते थे। ठीक है, चलो देखिए जरा।
क्योंकि ये फाइनल स्टैटिक है तो उसे इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ये बना दिया हमने एक इंटरफेस, उसके अंदर एक डाटा मेंबर। अब हम बनाते हैं एक चाइल्ड क्लास जो फिलहाल अभी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करेगी। और अब हम यहां पर इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इंटरफेस के नाम से, बिकॉज इट इज स्टैटिक। ठीक, बट इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। दिस लाइन इज नॉट अलाउड, ये लाइन अलाउड नहीं होगी। अब ये बढ़िया चल रहा है और देखो नाम से एक्सेस हो रहा है। और अब हम इसे इनहेरिट करके देखते हैं, देखें ये इनहेरिट होते हैं या नहीं होते। अगर ये इनहेरिट हो जाते हैं तो ये फिर चाइल्ड क्लास के भी स्टैटिक डाटा मेंबर बन जाएंगे और फिर इन्हें आप मेन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आपको इंटरफेस के नाम से क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर ये इनहेरिट हो जाते हैं तो। लिखने का मेन यूनिट यस, ये इनहेरिट हो भी जाते हैं। अब आप इन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और आप नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू x प्लस 20। दिस लाइन इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज स्टैटिक। ठीक है जनाब, ये लाइन अलाउड नहीं होगी क्योंकि ये स्टैटिक है, मतलब ये इनहेरिट हो जाते हैं। और अगर ये इनहेरिट हो जाते हैं तो फिर एक और कहानी में ट्विस्ट आता है। हम एक और इंटरफेस बना लेते हैं। दोनों में x नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। नाम से वन तो चलता। तो एक माई वन है हमारे पास और एक माई नाम का इंटरफेस है। ठीक, दोनों में सेम, दोनों ऐड कर लिया। अब ये सेम एक्ट इसमें आ गया और आप इसे अगर ऐसे एक्सेस करोगे, इट्स अ कंपाइलेशन एरर, इट्स अ एम्बिग्यूटी एरर। उसकी समझ में नहीं आएगा कौन से एक्स को एक्सेस करे। ठीक, इट्स अ एम्बिग्यूटी एरर। और इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आपको इसे यूज करना पड़ेगा इंटरफेस के नाम से क्वालिफाई कर, लाइक दिस। ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ये सर माई वन डॉट एक्स होगा ना? अब ये चल जाएगा। अब यार फिर ये माई माई हो गया। यस सर।
ये लीजिए मैं 1 कर, डायरेक्ट यूज करोगे तो बेटे एरर आएगा, और आप ऐसे करोगे तो ये चलता है। तो ये कहानी थी हमारी सारी इंटरफेस के अंदर डेटा मेंबर को ले। ठीक, तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी अच्छे से आ गई आपको, इंटरफेस से भी आ गई। अब इंटरफेस के अंदर भी मैं आपको एक अब अजब गजब और पढ़ाऊंगा। अजब गजब कहानी होती है इंटरफेस के अंदर, अजब इंटरफेस की गजब कहानी, जरा उसे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर इन दोनों में डिफरेंस, और फिर हम एब्स्ट्रैक्शन को अलविदा कह देंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना पैकेज, फिर हमारा उप्स खत्म हो जाएगा। अब हम आपको सिखाते हैं इंटरफेस की एक अजब गजब कहानी। हमने एक इंटरफेस बना दिया। अब इसकी एक चाइल्ड बना लेते हैं। ठीक, ऑब्वियसली इस मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा।
हमने ये छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है और अब हमें बताइए कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी जब हम इस प्रोग्राम को रन करें। बताइए जरा, सोचिए, दिमाग लगाइए, इतनी देर काहे लगा रहे हैं? सर एरर आना चाहिए ना। डिस्प्ले प्रिंट होगा सर। दो लोगों का ओपिनियन आया, एक कहता है डिस्प्ले प्रिंट होना चाहिए, एक कहता है एरर आनी चाहिए। कोई और अपना तीसरा ओपिनियन देना चाहे? सर डिस्प्ले प्रिंट होगा। डिस्प्ले प्रिंट हो जाना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इट्स अ कंपाइलेशन एरर। यस सर। और ये कंपाइलेशन एरर क्यों है? क्योंकि मैंने अब कास्टिंग कर दी है, मैंने चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के वेरिएबल में रखा है और मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि जब चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के वेरिएबल में आता है, जब चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के वेरिएबल में आता है तो पेरेंट के वेरिएबल से आप जितने भी फंक्शन कॉल करोगे वो हमेशा उसे पेरेंट के अंदर ही चेक करने जाएगा। ठीक है साहब, तो अब आपने अपकास्टिंग कर दी है, आप एम पे डिस्प्ले चलाओगे तो डिस्प्ले मेथड को माई इंटरफेस पे ढूंढेगा, जो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगी। अपकास्टिंग करने के बाद आप पेरेंट के वेरिएबल से चाइल्ड के पर्सनल मेथड नहीं कॉल कर सकते, ये मैं बहुत अच्छे से आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो ये कंपाइलेशन एरर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने चाइल्ड का एक और पर्सनल मेथड बनाया जिसका नाम है टू स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है इसके अंदर से, इसलिए हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न भी कर दी। ये स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। फिर हमने चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के अंदर रख दिया, चाइल्ड का रेफरेंस हमने पेरेंट में रखा और फिर इस टू स्ट्रिंग को चलाया और ये सक्सेसफुली चल गया। बकायदा एस में वैल्यू भी आ गई और अगर हम इस एस को प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट भी हो जाएगी और ये हेलो प्रिंट भी हो गया। अभी एक सेकंड पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाइल्ड के रेफरेंस पेरेंट में रखते हैं तो पेरेंट के वेरिएबल से चाइल्ड के पर्सनल मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते, जबकि यहां फिर से मैंने चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में रखा है और उसके बावजूद उसके पर्सनल मेथड को चला दिया, क्योंकि टू स्ट्रिंग माई इंटरफेस में तो है नहीं। तो यार ये रूल टूट कैसे गया? ये अपकास्टिंग का रूल कैसे टूट गया?
ये डायनेमिक बाइंडिंग का रूल कैसे ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ हमने अब कास्टिंग कर दी है और अब कास्टिंग करने के बाद आप पेरेंट के वेरिएबल से चाइल्ड का कोई भी पर्सनल फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले डिस्प्ले में एरर आ रही थी तो यहाँ टू स्ट्रिंग में भी एरर आनी चाहिए थी, मगर ये चल जाता है। अब ये चलता कैसे है, कायदे में इसे एरर आनी चाहिए थी। अब ये चला तो चला कैसे, क्योंकि इसे चेक करने तो वो पेरेंट में ही जाएगा, पेरेंट में तो टू स्ट्रिंग है ही नहीं, तो ये एरर देखेगा। ये क्वेश्चन हमसे कई साल पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था और हमारा भी दिमाग खराब हो। पहले तो हमने उसे डांट दिया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार पूछता रहा, फिर हमने क्लासरूम में ही चला के देखा और चल गया। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता, यहाँ उप्स का प्रिंसिपल कैसे ब्रेक हो रहा है। तब हमने इस पे रिसर्च करनी शुरू करी, R&D करी, यार ये चलता है तो चलता कैसे, सबसे पूछे, सब चला के देखें, मगर कोई हमें ये ना बता पाए ये चला कैसे। फिर हम तो सूर्य भगवान के भक्त थे, सीधा सूर्य भगवान के पास गए, उनका जावा का डॉक्यूमेंटेशन खोला इंटरफेस का, और वहां हमें एक प्यारी सी लाइन मिली जिससे हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। और ये लाइन आपको वही मिलेगी, कहीं और किसी किताब में मिलने वाली नहीं। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब वो लाइन क्या है, देखो ये तो सभी जानते हैं जावा के बारे में कि भाई जावा के अंदर हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। जावा की हर क्लास में ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स मौजूद होते हैं, 12 के 12, 11 से 12 मेथड है उसमें, 11 के 11 मेथड मौजूद होते हैं। ठीक साहब, ये सब जानते हैं, मगर ये किसी किताब में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जावा में हर इंटरफेस के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्लास के सारे नॉन फाइनल मेथड मौजूद होते हैं। सारे नहीं, केवल नॉन फाइनल मेथड मौजूद होते हैं। जावा की हर इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के सारे नॉन फाइनल मेथड होते हैं। ठीक, तो एक यहाँ पहले रूल लिखिए कि इन जावा एवरी इंटरफेस इज हैविंग अ, in Java every interface is having a all the non-final methods of an object class. All the non-final methods of an object class. ठीक, जावा में हर इंटरफेस के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्लास के सारे नॉन फाइनल मेथड होते हैं, और ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास का नॉन फाइनल मेथड है, यानी कि ये इंटरफेस में मौजूद है। तो जैसे ही आपने m.toString चलाया तो ये m यानी कि माई का वेरिएबल ये पापा में जाके टू स्ट्रिंग ढूंढता है यानी कि माई में, और वहां इसे टू स्ट्रिंग मिल जाता है। और आप तो जानते हैं अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया तो फिर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड वाला ही चलेगा, चाहे रेफरेंस चाइल्ड में रखो चाहे रेफरेंस पेरेंट में रखो। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड माई इंटरफेस में मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का नॉन फाइनल मेथड होता है। ठीक, तो कोई उप्स का प्रिंसिपल ब्रेक नहीं हुआ। आप अब कास्टिंग करने के बाद पेरेंट के वेरिएबल से जो भी फंक्शन चलाएंगे वो उसे पेरेंट में ही चेक करेगा, और ये टू स्ट्रिंग इसे पेरेंट में मिल गया। अब यहाँ अजब गजब क्या हुआ, पहला अजब गजब ये
कि ये इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के सारे नॉन फाइनल मेथड आते कैसे हैं, क्योंकि हमारी जावा में इंटरफेस टू क्लास कभी भी कोई रिलेशनशिप बनती ही नहीं। क्लास टू इंटरफेस बनाई जा सकती है, बट इंटरफेस टू क्लास, इंटरफेस कभी किसी क्लास को इनहेरिट नहीं करता। ये इसमें आया कैसे? दूसरा, जब ये आएगा इंटरफेस में तो ये अपनी बॉडी रिलीज करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर तो टूस्टिंग मेथड को प्रॉपर बॉडी दी गई है और ये भी उल्टी गंगा बह रही है। हमने आज तक बिना बॉडी वाले मेथड को बॉडी देते हुए तो सुना है, लेकिन कोई मेथड बॉडी लेके आए और अपनी बॉडी रिलीज करके एब्स्ट्रैक्ट बन जाए, ऐसा नहीं सुना। और जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पर होता है, आ गई हमारी बात समझ में? तो ये दो बातें अजब गजब हो रही हैं कि आखिरकार इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के सारे नॉन फाइनल मेथड का प्रोटोटाइप कैसे आता है, जबकि क्लास और इंटरफेस और क्लास के बीच में कभी भी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो। तो ये मेरी गेसिंग है, प्रेडिक्शन है, मेरा ये मानना है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ नहीं देखा आज तक। मेरा ये मानना है और शायद मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि जब कंपाइलर किसी भी इंटरफेस को कंपाइल करता है, जब कंपाइलर किसी भी इंटरफेस को कंपाइल करता है तो वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के सारे नॉन फाइनल मेथड का प्रोटोटाइप इंसर्ट कर देता होगा, क्योंकि कंपाइलर तो क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें इंसर्ट करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी इंसर्ट करता है, तो माइट बी पॉसिबल इसे भी वो इंसर्ट कर देता होगा। ठीक, और ये मेरी गैसिंग है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही होता है, क्योंकि और कोई तरीका बचता ही नहीं, क्योंकि कभी कोई इंटरफेस किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं करता। ठीक, तो यहां हमने ये नई चीज सीखी है कि इंटरफेस के सारे नॉन फाइनल मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर भी मौजूद होते हैं। नॉन फाइनल, सारे नहीं, केवल नॉन फाइनल। ठीक, अब फिर यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आया, अब ये समझाता हूं। मान लिया टू स्ट्रिंग मेथड मैंने ओवरराइड नहीं किया, तो फिर तो ये एरर आनी चाहिए, क्योंकि ये टू स्ट्रिंग मेथड इंटरफेस में मौजूद है और इंटरफेस में और भी ऑब्जेक्ट क्लास के नॉन फाइनल मेथड मौजूद है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद है। जबकि रूल कहता है कि चाइल्ड क्लास को इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी होता है ना? तो जब ये शो को ओवरराइड करेगा तो इसे टू स्ट्रिंग को भी ओवरराइड करना चाहिए। इवन और भी जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के नॉन फाइनल मेथड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पड़े हैं, उन्हें भी ओवरराइड करना चाहिए। लेकिन हम तो ओवरराइड नहीं करते और कोई एरर भी नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है? चलो मैं आपको ये भी आप समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली में हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को भी तो इनहेरिट करती है। तो टू स्ट्रिंग की बॉडी कहां से आ गई? ऑब्जेक्ट क्लास से हमारी क्लास में आ गई। प्रोटोटाइप कहां से आ गया? माय इंटरफेस में। और इंटरफेस को तो अपने मेथड की बॉडी से मतलब है चाइल्ड क्लास में, चाहे वो खुद बॉडी दे या कहीं से लेके आए, इंटरफेस को इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना। इसी वजह से यहां पर हमें टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं करना पड़ता। जब इस माय इंटरफेस ने झांक के इस इंटरफेस में देखा, शो की बॉडी मिल गई, टू स्ट्रिंग वो कहां से आ गया? क्योंकि हमारी क्लास का बाय डिफॉल्ट पापा कौन होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड तो हमारी क्लास में मौजूद है ही, तो माई को टू स्ट्रिंग की बॉडी, तो बॉडी आ जाती है ऑब्जेक्ट क्लास से, इंटरफेस से, और कोई दिक्कत नहीं आती। काश ये शो मेथड भी ऑब्जेक्ट क्लास में होता तो हमें इसे भी ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, जैसा कि अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाता हूं। ये देखो,
ये देखो एक टेम्प क्लास बना दी और उसके अंदर मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड शो। अब ये देखो साहब, अब हमारी क्लास ने टेम्प क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो हमारी क्लास में शो मेथड आ गया है। कहां से आ गया है? टेम्प क्लास से। फिर हमारी क्लास ने इंटरफेस माई को इम्प्लीमेंट किया, वहां से प्रोटोटाइप आ गया, टेम्प क्लास से बॉडी आ गई। तो अब हमको अपनी क्लास में शो को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं, सीधा चाइल्ड का रेफरेंस पेज में डालेंगे, शो चल जाएगा और टेम्प वाला शो हमारी क्लास में एग्जीक्यूट हो जाता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ टू स्ट्रिंग। ठीक है, जब टू स्ट्रिंग मेथड इंटरफेस से हमारी क्लास में आता है उसका प्रोटोटाइप, तो ऑब्जेक्ट क्लास से उसकी बॉडी हमारी क्लास में आ जाती है, इसलिए हमें उसे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहां पर अब आप एक और नई चीज सीख गए हैं कि एक चाइल्ड क्लास एक साथ क्लास और इंटरफेस दोनों को इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक, बट पहले आप क्लास को इनहेरिट करेंगे और बाद में इंटरफेस को। तो क्लास चाइल्ड को एक्सटेंड्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ठीक कर देते हैं। ठीक, एक्सटेंड स्टेम, तो यहां से बॉडी आ जाएगी शो की और इंप्लीमेंट वहां से प्रोटोटाइप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरफेस को अपने मेथड की बॉडी नजर आ जाएगी और आप उसे आसानी से चला सकते हैं। ठीक, अब कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जब एक क्लास और इंटरफेस दोनों को एक साथ इनहेरिट करती है तो पहले क्लास ही क्यों देते, पहले इंटरफेस क्यों नहीं आता? तो उसके पीछे रीजन पहला कि इंटरफेस तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर पहले इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो कॉमा 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 लगाते जाएंगे, कब लिखेंगे एक्सटेंड, और इसलिए पहले इन्होंने क्या किया, क्लास को इनहेरिट करा दिया, एक बार एक्सटेंड हो गया, बाद में इंप्लीमेंट कॉमा 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 जितने मर्जी चाहे इंटरफेस लिख लो। पहला रीजन तो ये। और दूसरा, अगर ये पहले इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा देते तो जावा का आर्किटेक्चर ही फेल हो जाता, जावा तो फिर 2 दिन भी नहीं चलती। सुनो, अगर कुछ ऐसा हो जाए पहले इंप्लीमेंट हो जाए बाद में एक्सटेंड, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? जैसे ही ये इंप्लीमेंट करोगे इसके मेथड यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड भी आएंगे और इंटरफेस सीधा उनकी बॉडी ढूंढेगा। बॉडी अभी होगी नहीं क्योंकि पहले इंटरफेस आ गया ना, बॉडी तो बाद में एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लगने पे आएगी, तो बॉडी बाद में आएगी, प्रोटोटाइप पहले आ गया और इंटरफेस जब प्रोटोटाइप देखेगा और फिर उसे अपने मेथड की बॉडी नहीं मिलेगी तो वो एरर ही फेंक देगा भाई, फिर तो आर्किटेक्चर ही फेल हो गया। क्योंकि जैसे आप ये लाइन पहले लिखोगे इंटरफेस तो अपने मेथड की बॉडी ढूंढेगा, वो आएगी बाद में एक्सटेंड करने पे, तो बॉडी उसे मिलेगी नहीं और वो एरर फेंक देगा। इसी वजह से जावा ने पहले क्लास को एक्सटेंड कराया बाद में इंटरफेस को, कि पहले बॉडी आ गई, जब इंटरफेस आएगा तब तक तो बॉडी आ चुकी होगी,
किसी भी मेथड की पेरेंट से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अदरवाइज तो मामला ही गड़बड़ हो जाता, जावा का पूरा आर्किटेक्चर ही फेल हो जाता। अब आगे हमारी बात समझ में कि क्यों इंटरफेस को हम बाद में इंप्लीमेंट करते हैं जबकि पहले क्लास को इनहेरिट करते हैं। ठीक, अब इस पर भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया, भाई इसका कोई रियल वर्क का एग्जांपल देके समझाओ कि पहले क्लास इनहेरिट होती है बाद में इंप्लीमेंट, इसको कुछ रियल वर्क के एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करो। पता नहीं, अगर सोचा तो हम कूलर में पानी भर रहे थे तो हमें इससे ये आइडिया आया। अबे देखो, दुनिया में जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो पहले उसके अंदर की बॉडी तैयार होती है, बाद के जो कवर है वो बाद में लगाए जाते हैं। तो हम भी पहले मेथड की बॉडी ला रहे हैं, उसका प्रोटोटाइप बाद में ला रहे हैं। तो कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट उठा लो, उसमें हमेशा पहले अंदर की बॉडी बनाई जाती है, बाद में बाहर का कवर आता है। अब आई बात समझ में सबको अच्छे से, तो कोई भी रियल वर्क का एग्जांपल दे सकते हो। ऐसी जब एक्सटेंड पहले हो जाता है तो मेथड की बॉडी आ जाती है, जब इंटरफेस आता है तो उससे आसानी से वो बॉडी मिल जाती है और कोई एरर नहीं आती। तो अब आगे कहानी अजब गजब की भी कहानी आ गई, और अब आप ये भी सीख गए कि एक चाइल्ड क्लास एक साथ इंटरफेस और क्लास दोनों को इनहेरिट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बस अब रह गया इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस, जो आपसे बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अब दोनों की फंक्शनैलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की भी और साथ साथ इंटरफेस। वैसे तो अगर आप सिंटेक्स वाइज डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सारे हैं, बट वो कंसीडर नहीं करते। वो आपसे सीधा सीधा जानना चाहते हैं when to use a abstract class to achieve abstraction and when to use a interface to achieve abstraction। ठीक, क्योंकि सिंटेक्स वाइज तो बहुत सारे हैं कि भाई इंटरफेस के अंदर किसी भी इंस्टेंस मेथड की बॉडी देनी हो तो डिफॉल्ट कीवर्ड से क्वालिफाई करो, जबकि वहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्लास को एक से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, इंटरफेस को एक से ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास के अंदर सारे डाटा मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होते, मेंबर फंक्शन पब्लिक भी होते हैं जबकि वहां होते हैं। यहाँ डाटा मेंबर फाइनल और स्टैटिक नहीं होते जबकि वहां फाइनल स्टैटिक होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इंटरफेस के मेथड राइट नहीं होते हैं स्टैटिक, जबकि उसके हो जाते हैं। तो ये सब सिंटेक्स वाइज है, ये कोई कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, जो मेन है लिखो पहला डिफरेंस। तो इंटरफेसेस आर मच मच फास्टर देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Interfaces are much faster than abstract class because whenever a class is loaded into a memory, then lots of metadata will also be loaded into a memory. Then lots of metadata related to that class will also be loaded into the memory. Like information of parent class or information of associated class. Which
degrades the performance of a abstract class, सर लाइक के बाद क्या बोले हैं? like information of parent class or associated class. Which degrades the performance of abstract class. ठीक, क्योंकि देखो जब आप एक क्लास को मेमोरी में लोड करते हो बेटे, तो उसकी जो पेरेंट क्लास है उससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में आएगी बेटे। उसके अंदर अगर आपने किसी अदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, हैज अ रिलेशनशिप, करी एसोसिएशन, तो उसकी क्लास भी मेमोरी, उसकी इंफॉर्मेशन भी मेमोरी में लोड हो जाएगी। फिर प्रॉपर क्लास को लोड करने के लिए मेमोरी में जेवीएम के अंदर सेक्शन, सारे एरियाज बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है। जबकि इंटरफेस जब मेमोरी में आते हैं तो इन सब मेमोरी एरिया की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब फालतू की चीजें मेमोरी में लोड नहीं होती है, इससे परफॉर्मेंस फास्ट होता है। तो इंटरफेस को फास्ट माना जाता है, इसलिए तो जावा जगह जगह एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमेशा इंटरफेस को ही प्रेफर करता है। ठीक है, अब आते हैं और डिफरेंसेस। लिखो जरा अगला, if you want object plus abstraction, if you want object plus abstraction, then always go for abstract class. Then always go for abstract class. But if you want only abstraction, then go for interface. Then go for interface. ठीक, देखो जावा ये कहता है आपने अपने ऑब्जेक्ट को तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, क्योंकि जब आप क्लास लेके आते हो तो आप उसके थ्रू ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें इंस्टेंस डाटा मेंबर दे सकते हो, मेंबर फंक्शन दे सकते हो, प्लस एब्स्ट्रैक्शन। तो आपको लगता है कि मेरा ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट हो जाए प्लस एब्स्ट्रैक्शन भी आ जाए, तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ जाओ। जब आप केवल और केवल एब्स्ट्रैक्शन चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते, बस इसीलिए जावा ने इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया। वो कहता है अननेसेसरी फिर क्लास क्यों बना रहे हो, आपने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट तो करना नहीं, इतनी हैवी वेट क्लास बना देते हो जिससे मेमोरी में वो लोड होती है, सारे मेमोरी एरियाज आते हैं, इससे परफॉर्मेंस डिले होती है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली एब्स्ट्रैक्शन देन गो फॉर इंटरफेस। तो जावा कहता है जब प्योरली आपको एब्स्ट्रैक्शन ही चाहिए, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फीचर नहीं चाहिए, आपने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट भी नहीं करना, तो फिर इंटरफेस को यूज करो ना, फालतू में क्यों क्लास बनाते हो, क्यों उसकी सारी चीजें मेमोरी में लेके आते हो। यही एक रीजन था इंटरफेस बनाने का। इसलिए जावा प्रेफर करता है कि जहां ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करना, उससे रिलेटेड फीचर रिप्रेजेंट नहीं करने, तो फिर यार हमेशा इंटरफेस की तरफ जाओ। ऐसे ही अगला डिफरेंस आता है, वो भी लिख लो। लिखो, इफ यू वांट इनहेरिटेंस प्लस एब्स्ट्रैक्शन, if you want inheritance plus abstraction, then go for abstract class. If you want only abstraction, then go for interface. देखो आप चाहते हैं इनहेरिटेंस भी हो जाए, रीयूजेबिलिटी भी हो जाए, प्लस एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव हो जाए, क्योंकि आप क्लास में तो बॉडी दोगे तो वहां रीयूजेबिलिटी भी हो जाएगी, प्लस एब्स्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपके दोनों काम हो जाते हैं। तो जहां पर आप चाहते हो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फीचर भी मेरे पास रहे प्लस एब्स्ट्रैक्शन भी रहे, तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जाओ। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली एब्स्ट्रैक्शन, आप ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फीचर वहां नहीं चाहते हैं, देन गो फॉर इंटरफेस। तो ये बहुत लाइट वेट हो जाता है।
और इससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये मेमोरी में आते हैं तो कोई मेमोरी एरिया नहीं, कोई पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं, कोई एसोसिएट क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं इंटरफेसेस आर मच मच फास्टर देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आगे समझ में, तो ये मेजर डिफरेंसेस आपको बताने हैं, क्योंकि वो आपसे यही जानना चाहते हैं, व्हेन टू यूज एन इंटरफेस to achieve an abstraction and when to use an interface for abstraction and when to use an abstract class for achieve abstraction। कब abstract class यूज करें और कब इंटरफेस abstraction को अचीव करने के लिए। तो ये थी कहानी हमारी एब्स्ट्रैक्शन की और पूरी ऊप्स की। अब आपको मैंने पाए बड़े अच्छे से बता दिया, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। अब कल हम शुरुआत करेंगे जावा के अपने पहले टॉपिक की तरफ, क्योंकि अभी तक तो हम ऊप्स पढ़ रहे थे वाया जावा, एंड दैट विल बी आवर पैकेज, जो पैकेज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं आपसे पैकेज की कहानी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।